भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदैव देश और प्रदेश के विकास के लिए प्रयत्नशील रहती है और कांग्रेस सदैव विकास कार्यों के दुश्मन के रूप में काम करती है। दिसंबर 2023 में राजस्थान में माननीय भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमने पिछले 10 महीने में 10,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास किया है, शुभारंभ किया है और 2018 से 2023 के मध्य में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए जिस प्रकार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर चोरी हुए, पेपरों की डकैती हुई, करोड़ों रुपए में बेचकर होनहार युवाओं को के भविष्य को बर्बाद किया गया है, उन सबके लिए भी SIT का गठन कर और अब तक लगभग 200 लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। अभी 2023 के कालखंड में स्वायत्त शासन विभाग की एक परीक्षा भी राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से आयोजित हुई थी। 3-4 दिन पहले राजस्थान लोक सेवा आयोग और SOG से बातचीत हुई और अभी 2 दिन पहले ही स्वायत्त शासन विभाग की जो विभिन्न पदों की परीक्षा थी राजस्व अधिकारी से लेकर ईओ तक की, उसमें भी पेपर चोरी डकैती करने वाले लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जहां युवाओं के भविष्य के साथ पेपर चोरी के माध्यम से होने वाले खिलवाड़ को रोका है और पिछले 10 महीने में जो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई, आप सबके सामने बिल्कुल पारदर्शी तरीके से वो प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित हुई और पहली बार राजस्थान सरकार ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2 साल का रिक्तियों का कैलेंडर जारी किया है। अब तक 30,000 से ऊपर नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं, कार्यभार ग्रहण किया जा चुका है और बाकी रिक्तियां पाइपलाइन में हैं और आने वाले 2 वर्षों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से हम लगभग 1 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी रोजगार देने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसके अलावा जिस प्रकार राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत देश और विदेश के निवेशकों द्वारा राजस्थान के निवेश में रुचि दिखाई है। अभी मुख्यमंत्री जी 2 बार विदेश यात्रा करके आ चुके हैं, बम्बई और सूरत में रोड शो भी कर चुके हैं और लगभग 15 लाख करोड़ रुपए के MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं और हमारे नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग ने भी पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 76,500 करोड़ रुपए के MOU साइन करवाए हैं और दिसंबर के राइजिंग राजस्थान समिट के बाद हम 2025 में इन सारे MOU के माध्यम से जितने उद्योग लगने या दूसरे काम होने हैं उनको धरातल पर उठाने का काम शुरू कराने में सफलता प्राप्त करेंगे। आपको जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 10 महीने में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की 2 बड़ी समस्याओं, जल समस्या और ऊर्जा समस्या के लिए राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार के प्रयत्न किए हैं और सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के साथ साथ भारत सरकार के उपक्रम के साथ
जहाँ कोयले की खदान है वहीं विद्युत उत्पादन केंद्र लगाने के जो समझौते किए हैं, आने वाले 2 साल में राजस्थान सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं होगी, बल्कि यहाँ की आवश्यकताओं से अधिक उत्पादन राजस्थान में ऊर्जा का होगा और हम दूसरे प्रदेशों को भी बिजली बेचने में सफलता प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार चाहे ARCP के मामला हो और चाहे नर्मदा जल का समझौता हो, उसमें भी वर्षों से लंबित इन बातों को हरियाणा सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के साथ बैठकर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समझौता किया है। अभी हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी पार्टी ने नर्मदा जल समझौते के समय में नर्मदा जल समझौते का विरोध किया था और अभी उनके घोषणा पत्र में भी नर्मदा जल समझौते के बारे में जो बिल्कुल छापे गए हैं वो मैं समझता हूँ आप किसी से छुपे हुए नहीं है। कांग्रेस किसी भी रूप में नहीं चाहती कि राजस्थान के किसानों की आर्थिक बेहतरी हो, यहाँ पे कृषि के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो और हर खेत फसल लहलाए। इसके लिए उन्होंने यमुना जल समझौते का समर्थन करने के बजाय विरोध किया है और इस प्रकार कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली, किसानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी के रूप में अपने आप को प्रदर्शित कर रही है। किसी से छुपा नहीं। मित्रों नमस्कार। आज कुछ विशेष परिस्थिति में आपसे रूबरू होने का मौका मिला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ने आज आपकी मार्फत कुछ स्टेटमेंट दिए। जनहित के कार्यों में, विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाने वाली, जनता के समक्ष झूठे भाषणों से जनता को बरगलाने वाली इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये कहने का प्रयास किया है कि यशस्वी भजनलाल जी की विकास के आयाम के लिए, जनहित के कायम के लिए समर्पित सरकार विदेशों में भ्रमण करती है, दौरे करती है। मैं आपकी मार्फत एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। होटलों में अपनी सरकार को बचाने के लिए बंद रहने वाली सरकार, प्रदेश अध्यक्ष, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच के खींचतान और कुर्सी की टांग खींचने वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार, आरोपों और प्रत्यारोपों की चरम सीमा पर पहुंचने वाली कांग्रेस सरकार क्या हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी पर यह आरोप लगा सकती है कि विदेश के दौरे पर रहते हैं? राजस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए, राजस्थान के समर्पित विकास के लिए, जिस प्रदेश और देश में उद्योग पनपते हैं, रोजगार मिलता है, उस देश और प्रदेश का विकास होता है। उद्योग को बढ़ावा देने के लिए और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 जो हमारा राइजिंग राजस्थान है, इसमें विदेशों से भी उद्यमी हमारे यहाँ आवे, राजस्थान में उद्योग लगावे, राजस्थान का विकास करे। और इसके लिए कांग्रेस या उनके नेताओं को विदेशी दौरे नजर आते हैं। मैं आपकी मार्फत उन सब की भर्त्सना के साथ साथ ये निवेदन करता हूं कि हमारे विदेशी दौरे किसी होटलों में बंद रहने के लिए नहीं, घूमने के लिए नहीं, राजस्थान के विकास के लिए थे, है, वो रहेंगे। दूसरा, उन्होंने ये भी कहा है
कि ट्रांसफर में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। मित्रों, मैं आपकी मार्फत याद दिलाना चाहता हूँ बिरला ऑडिटोरियम का वो दृश्य तत्कालीन राजस्थान के मुख्यमंत्री ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में वहाँ मौजूद सभी प्रधानाचार्य, प्रोफेसर्स और इसके समकक्ष के शिक्षकों की मौजूदगी में ये खुले रूप में आपकी मौजूदगी में मंजूर करवाया था कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर में पैसे देने पड़ते हैं। और सभी जितने भी उस सभागार में मौजूद थे उनमें से अधिकांश ने खुले रूप में मुख्यमंत्री जी के सामने, तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी के सामने ही कहा था कि हाँ, ट्रांसफर में पैसे देने पड़ता है। क्या वो शिक्षा मंत्री जी हमारे ऊपर जो पूर्ण रूप से पारदर्शिता से, निष्पक्षता से ट्रांसफर हुए हैं, ट्रांसफर होंगे, ये सरकार की एक सामान्य प्रक्रिया है, आरोप लगा सकते हैं। एक तत्कालीन शिक्षा मंत्री जी ने जिसको नाती का बाड़ा बताया था, क्या वो हमारे खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगा सकते हैं? सिंगल आरोप, चाहे हमारी वो केंद्र की यशस्वी आदरणीय केंद्र की सरकार हो या हमारी राजस्थान की सरकार हो, एक क्षण का, एक शब्द का कभी किसी पर कोई आरोप नहीं लगा सकते। मैं आपकी मार्फत यह भी कहना चाहता हूं कि तीसरा, उन्होंने ये कथन किया है कि 10 महीनों में राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया। मित्रों, याद कीजिए, पूरे 5 साल के तत्कालीन कांग्रेस सरकार में कितना रोजगार दिया और वर्तमान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कमिटमेंट में कितना रोजगार दिया, जिसका जिक्र अभी मेरे वरिष्ठ साथी ने आपके सामने किया। 30,000 का एक बार, 8,000 का एक बार रोजगार मेले के तहत रोजगार की नियुक्तियां दी। 90,000 का कैलेंडर अगले 2 साल की भर्ती के दौरान का आपके समक्ष जारी किया। और हमारे दृढ़ संकल्प है कि 5 साल के अंदर 4 लाख और इस वर्ष हमारे प्रारंभिक वर्ष में 1 लाख से अधिक बेरोजगार नौजवानों को हम रोजगार देंगे। 15 लाख करोड़ के एमयू साइन हुए हैं। 10,000 करोड़ के कार्यों के शिलान्यास हो गए हैं। ERCP हो, यमुना जल गंगा कवच हो, किसानों का विभिन्न फसलों का समर्थन मूल्य हो, मुख्यमंत्री की ओर से किसानों को दी जाने वाली विभिन्न योजना हो, माताओं बहनों की पेंशन से संबंधित विषय हो, रोजगार, पेयजल और जैसा मेरे वरिष्ठ साथी ने बिजली का जिक्र किया, हम 2027 तक बिजली में न केवल आत्मनिर्भर होंगे बल्कि हमारे किसान भाइयों को दिन में 6 से 8 घंटे आवश्यकता अनुसार उद्योगों को बिजली और घरेलू बिजली 24 घंटे, ऐसे विकास कार्य करने वाले, सड़क से संबंधित, चिकित्सालय से संबंधित, कॉलेज शिक्षा से संबंधित, बेरोजगारों को रोजगार देने से संबंधित, पेयजल से संबंधित और राजस्थान को एक विकसित और समृद्ध प्रदेश बनाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी की सरकार का बेड़ा गर्क करने का आरोप लगा रहे हैं, उसका भी मैं जोरदार खंडन करता हूं। बेड़ा गर्क जिन्होंने किया वो आज प्रतिपक्ष में बैठे हैं और एक मैं आपकी मार्फत बहुत विशेष निवेदन करना चाहता हूं। आज के वक्तव्य में उन्होंने ये कहा कि हमने हमारे संगठन में आदरणीय अशोक जी से, सुखवीर सिंह जी रंधवा से, हरि जी चौधरी से,
भंवर जितेंद्र सिंह जी से, टीकाराम जूली से सबसे सहमति की है, वार्ता की है और वार्ता करने के उपरांत हम हमारा जो भी प्रत्याशी घोषित करेंगे। मित्रों, एक बात मैं आपकी मार्फत जानना चाहता हूँ, आपसे मिले तो पूछना, क्या उन्होंने इसमें से कोई एक वरिष्ठ नेता नहीं है जिसका नाम जानबूझकर नहीं लिया या उनकी सलाह नहीं लेना चाहते? कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री, क्यों नहीं उनका नाम लिया? आप बता पाएंगे? इन आपने पूछा भी होगा कि इन सबसे सलाह लो रहे, तो क्या कारण है कि उनसे भी सलाह नहीं ली गई और यह अंतर्कलह इसी स्टेज पर उजागर हो गई है और ये अंतर्कलह की वजह से है कि आज दिन तक वो अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे हैं। आज की तारीख में कांग्रेस एक बेल की तरह हो गई है जो स्वयं खड़ी नहीं हो सकती, किसी न किसी सहारे खड़ी होती है, किसी न किसी रीजनल पार्टी से समझौता करके ही खड़ी हो सकती है, वो अकेले खड़ी नहीं हो सकती। और वो रीजनल पार्टी के अनेक नेताओं ने आपने वक्तव्य आपकी मार्फत सुना, मैंने भी देखा है, अखबार में पढ़ा है कि कांग्रेस तो मेरे आगे पीछे फिरती है। ये वक्तव्य मैंने आज अखबारों में पढ़ा है। एक इंडियन नेशनल कांग्रेस तो देश की एक जमाने में सर्वश्रेष्ठ पार्टी हुआ करती थी, एकमात्र पार्टी हुआ करती थी। वो इधर उत्तर में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है, पूर्व में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है, दक्षिण में जावे तो किसी का आगे पीछे फिर रही है। जो बेल की तरफ हो गई है, जो परजीवी हो गई, जिसको हम परजीवी बोलते हैं, खुद के जीवन जीना हाथ में नहीं रहा है, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रही है। हमारे प्रत्याशी हमने तुरंत प्रभाव से जो भी हमारी कार्यकर्ताओं की अपेक्षा के अनुसार थे, हमने खड़े किए, हम कोशिश करेंगे और विकास के नाम पर हम जीतेंगे। मित्रों, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये पहला मौका है जब मैंने अनेक बार आपसे निवेदन भी किया, मैं आज दोहराता हूँ कि बजट की मात्र घोषणा नहीं हुई है। बजट घोषणा की क्रियान्विति जो हमारे आपके सामने आप रोज देख रहे हैं, ऐसा पहली बार है। ऐसा कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसको बजट में कोई न कोई विकास के कार्य नहीं मिले। ऐसा कोई भी हमारा जिला नहीं है जिन जिलों को विकास के कार्य नहीं मिले हैं। ऐसे सर्वस्पर्शी, सबको साथ लेकर चलने वाली, सबकी विकासोन्मुखी सरकार को बेड़ा गर्क करने वाली सरकार कहना ही उनका पता लगता है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। एक भी मुद्दा कभी आपसे वार्ता होती रहेगी, हो सकता है कल और आज ही आपसे उसकी वार्ता हो जाए। बताइए एक भी मुद्दा। अगर आप भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं तो बिरला ऑडिटोरियम में घटना हुई वो बताइए। अगर विदेश दौरे की सरकार बताते हैं तो होटलों में बंद रही सरकार, उसका बताइए। अगर समन्वय की बात करते हैं तो आदरणीय राजेश जी पायलट से आपकी वार्ता क्यों नहीं हुई? मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है। आरोप और प्रत्यारोपों पर खड़े होना बहुत बड़ी बात होती है। और सिवाय आज दिन तक आरोप और प्रत्यारोप के सिवाय एक भी बात इंडियन नेशनल कांग्रेस या उनके मुखिया ने या उनके अन्य प्रतिनिधियों ने नहीं कही है। हमने आपके सामने विकास के आधार रखे हैं। 10 महीने 9 महीने जो भी हमारी सरकार को हुए हैं, जैसा कि दोहराया गया है, हम बार बार आपके समक्ष तथ्य लेके आ रहे हैं और तथ्यों के साथ हम बात करते हैं। और मैं पुनः 2 लाइन में निवेदन करूं, रोजगार के संबंध में पहली बार इतिहास में इतना हुआ। पेयजल की समस्या के संबंध में चाहे आरसीपी हो, चाहे जमुना जल योजना हो या अन्य मुद्दे हो, बिजली के मामले में सौर ऊर्जा हो या पवन ऊर्जा हो, सड़कों के मामले में किसानों को एमआरपी बढ़ाने के संबंध में, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि हो और पेंशन बढ़ाने का विषय हो, किसी भी विषय में ले जाएं, शिक्षा के मामले में हो, सभी विषयों में यशस्वी भजनलाल जी के नेतृत्व में वर्तमान की भाजपा सरकार विकास के नए नए आयाम कायम करती है। और हमने जो संकल्प लिए थे
उसमें से करीब 50% संकल्प हमने पूरे किए। ये पहली सरकार है जिसने पहले साल में ही इतना ऐतिहासिक बजट पेश किया। मित्रों, आज तक के इतिहास में बता दीजिए, आप में से अनेक सीनियर साथी यहाँ बैठे, विधानसभा के पटल पर विपक्षी पार्टियों ने कभी बजट की बुरी बुरी प्रशंसा की हो। इस बजट सत्र के दौरान आपने देखा कि कांग्रेस से अनेक मान्य सदस्यों ने बजट की बुरी बुरी प्रशंसा की थी। इन सब के आधार पर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ये सरकार विकास के आधार पर जब भी उपचुनावों में जा रही है, उपचुनाव में हम हमारे कार्यकर्ताओं के विश्वास, मेहनत और इस सरकार के किए हुए कार्य, विकास के कार्य, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश और उनके कृत्य और वृत्ति में आधार पर चुनाव में जाएंगे और हम सभी की सभी उपचुनाव में जितने भी हमारी 7 सीटें हैं वहाँ पर कमल खिलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।